हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर नंबर 7 जो कि फंडामेंटल राइट है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में, जो कि एज ऑलवेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। इसके जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनका लिंक या तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब भी प्रेसिडेंट के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो सारे फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि आर्म्ड फोर्सेज के रिगार्डिंग जो भी मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट अलोन करते हैं, अकेले उनके द्वारा ही किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्टिकल 33 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके थ्रू ये बोला जाता है कि पार्लियामेंट जो है वो जो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज है, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गए, पुलिस फोर्सेज हो गए, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, उन सब के जो मेंबर्स हैं, उन सब के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सब को रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं, एब्रोगेट कर सकती हैं। ये पावर पार्लियामेंट को दी जाती है आर्टिकल 33 के अंदर, और वहां पे कुछ प्रोविजंस भी पार्लियामेंट बना सकती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सबसे पहले गलत हो जाएगा। प्रेसिडेंट अलोन नहीं, पार्लियामेंट यहाँ पे मेन रोल प्ले करती है। और यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो कि जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल या अवेलेबल नहीं होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें, जिसको कि आर्टिकल 352 के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, तो इसके बाद में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 358, जिसमें ये बोला जाता है जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी तो जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। उसके अलावा जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर किसी को सस्पेंड करना है तो उनके बारे में रिटर्न नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है। सेकंड एंड थर्ड बोथ आर इनकरेक्ट, और करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से अमेंड किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो जब भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जाता है तो वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जिसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस जो है, उन दोनों से स्पेशल मेजोरिटी के साथ में पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे ये हो गई कि जितने मेंबर वहां पे प्रेजेंट और वोटिंग, उन सब में 2/3 मेंबर्स की प्रेजेंट प्लस वोटिंग होनी चाहिए, उसको स्पेशल मेजोरिटी बोला जाता है। और वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस बेसिस पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो वो हो जाएगा यहाँ पे सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दिए गए, उनमें से पूछा गया कि उनमें से कौन से या कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो बस इंडियन सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल हैं, एलियंस या फॉरेनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि पहला यहाँ पे दिया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि आर्टिकल 14 है। सेकंड यहाँ पे दिया गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, जो कि आर्टिकल 19 है। थर्ड यहाँ पे दिया गया राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो यहाँ पे एक आर्टिकल 29 है फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें माइनॉरिटीज के जो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में बात की जाती है। फोर्थ है यहाँ पे प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 है। अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो बस इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि आर्टिकल 15 हो गया, जिसमें कि जो भी मतलब रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उस सबको प्रोहिबिट करने का काम करता है। 16 जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में प्रोवाइड कराने का काम करता है, उस वैसे ही आर्टिकल 19 है। और उसके अलावा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है ये सारे बस इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, और बाकी जो है वो सब दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड जो है ये यहाँ पे सही हो जाएंगे, बाकी दोनों जो गलत हो जाएंगे। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा गया है, जो कि आर्टिकल 15 है, जिसमें बोला जाता है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, कि जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको प्रोहिबिट करने का काम जो है आर्टिकल 15 के तहत किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी गई, जैसे होटल्स वगैरह में जाना, या फिर जो पब्लिक इंटरटेनमेंट के प्लेसेस है वहां पे जाना, या पब्लिक रेस्टोरेंट्स में जाना, या फिर किसी शॉप वगैरह में जाना। तो इन सब में से किन जगह पे इस टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रोहिबिट किया जाता है। तो आर्टिकल 15 है, वहां पे ये बोला जाता है
कि जैसे कोई भी शॉप्स हो गए, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, या फिर जो पब्लिक एंटरटेनमेंट के प्लेसेस हैं उन सब में वो जा सकते हैं, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और अगर होता है तो उसके री इन्फोर्समेंट के लिए वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसके अलावा जैसे कुएं हो गए, टैंक्स वगैरह हो गए, या फिर घाट वगैरह है, रोड है और पब्लिक रिजोर्ट के प्लेसेस हैं, अगर वहां पे भी वो जाते हैं और वहां पे भी उनके साथ में इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो डायरेक्टली वहां पे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के लिए जा सकते हैं। तो इन तीनों प्लेसेस के अगेंस्ट में यहाँ पे बात की जाती है आर्टिकल 15 में। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो आर्टिकल 32 है उसके अंदर किस टाइप में या किस सिचुएशन में जो रिट है उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में जो रिट्स वगैरह हैं उन सबको इशू करने की, डायरेक्शंस वगैरह को इशू करने की पावर दी जाती है आर्टिकल 32 के अंदर, जिसमें कई टाइप के रिट्स होते हैं, जैसे कि हिबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, क्वो वारंट हो गया, सर्टिलियोरी हो गया। तो यहाँ पे जब भी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो उसके रिगार्डिंग ये रिट इशू की जाती है। बट यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दिए गए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि डीपीएसपी है, इसके वॉयलेशन पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के अंदर रिट इशू नहीं की जा सकती। ना ही अगर कोई पॉलिसी को प्रेफर किया जा रहा है जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसके अगेंस्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है और गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट भी नहीं किया जा सकता है। तो बेसिकली इन तीनों के अगेंस्ट में यहाँ पे नहीं किया जा सकता। बट अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ और तरीके से होता, जैसे कि 32 की जगह 226 होता, तो इसका आंसर क्या होता, आप लोग कमेंट करके बताएं। मैं आप लोगों को इतना बता देता हूँ कि आर्टिकल 226 जो है उसके अंदर हाई कोर्ट के पावर होती है कि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में तो रिट इशू कर ही सकते हैं, बट उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनके लिए भी रिट इशू की जा सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे आर्टिकल 34 के बारे में पूछा गया है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना। तो आर्टिकल 34 में क्या होता है कि इंडिया का जो पूरी टेरिटरी है उसके किसी भी पार्ट में अगर वहां पे मार्शल लॉ एप्लीकेबल है, लागू कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से वहां पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। बस फंडामेंटल राइट्स में ही ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। और जो मार्शल लॉ, जिसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं जो मिलिट्री रूल है उस टाइप की इसकी डेफिनेशन होती है। यहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उन सबको, जो मिलिट्री अथॉरिटीज हैं उन सबके द्वारा अपने रूल्स के अकॉर्डिंग रन किया जाता है। और इस आर्टिकल 34 को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अब इसके स्टेटमेंट को हम देखें तो पहला स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, बस फंडामेंटल राइट्स पे ही ये अफेक्ट करता है। और जब भी वहां पे मार्शल लॉ लगाया जाता है उस एरिया में, तो वहां की जो गवर्नमेंट्स होती है या फिर वहां के जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं वो सब सस्पेंड हो जाते हैं। और यहाँ पे मेनली होता है क्या है कि जैसे कोई भी लॉ वगैरह का ब्रेकडाउन होता है तो उसको वापस से कैसे रिस्टोर किया जाए, इस वजह से ही आर्टिकल 34 को इम्पोज किया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी इसका सही हो जाएगा और थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, बट इसका फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरी कंट्री में मार्शल लॉ या आर्टिकल 34 इसको लगाया नहीं जा सकता। पूरी कंट्री का जो टेरिटरी है उसकी किसी पार्ट में, किसी पर्टिकुलर पार्ट में लगाया जाता है, बट यहाँ पे आइदर वगैरह यूज किया गया, तो इस वजह से ये जो ऑप्शन है या स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये सिचुएशन सही है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो वो बेसिकली 2 कंडीशन पे लगाई जाती है। एक तो एक्सटर्नल अग्रेशन या वार के सिचुएशन में, और दूसरी लगाई जाती है आर्म्ड रेबेलियन के ग्राउंड के बेसिस पे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि आर्टिकल 19 जो है वो तब ही सस्पेंड होता है जब नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल अग्रेशन और वॉर की सिचुएशन पे लगाई जाती है। अगर आर्म रेबेलियन के ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है। इस वजह से इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, जिसमें यहाँ पे बोला गया कि सारे फंडामेंटल राइट्स का जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव है, क्योंकि सारे फंडामेंटल राइट्स के द्वारा स्टेट पे लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। ये यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स के रेस्पेक्ट में सही है, कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कैरेक्टर में नेगेटिव है बट पूरे नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आर्टिकल 17 अगर हम देखें तो वहां पे अनटचेबिलिटी को
यहाँ पे बेसिकली पूरी तरीके से इरेडिकेट करने के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स ही यहाँ पे लिमिटेशंस जो स्टेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पे लगाते हैं, बट सारे नहीं लगाते हैं। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो इसके कोई भी करेक्ट नहीं है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उस पर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, कौन कौन सी ग्राउंड पे। जैसे कि यहाँ पे 4 दिए गए हैं, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, प्रोटेक्टिंग ए शेड्यूल्ड ट्राइब और फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। तो आर्टिकल 19 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फर्स्ट ए है, उसमें बोला जाता है कि सारे सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट दिया जाता है, जिसमें कि वो किसी भी तरीके से अपना जो कन्विक्शन है, अपना ओपिनियन है, या तो माउथ के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, प्रिंटिंग के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू और किसी भी तरीके से अपना ओपिनियन दे सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि किसी फॉरेन कंट्री के अगेंस्ट में नहीं दे सकते जिसके साथ में इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस हैं। उसके अलावा किसी शेड्यूल्ड ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लगाए जाते हैं। पब्लिक ऑर्डर हो गया या फिर डिफेमेशन हो गया, किसी भी पर्सन को यहाँ पे डिफेम करने की जो कोशिश की जा रही है, तो उस तरीके की जो स्टेप्स हैं वो आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर नहीं ली जा सकती। इस बेसिस पे ये जो चारों हैं इन सब के ग्राउंड पे ही आर्टिकल 19(1)(a) पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया ये जो फंडामेंटल राइट 4 ऑप्शंस में दिए गए इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट ऐसा है जिसको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा गया बट उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स के रूप में आर्टिकुलेट किया गया है। तो यहाँ पे जैसे कई दिए गए, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट टू प्राइवेसी और इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट ऐसा है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है, हालांकि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल 31B के बारे में पूछा गया है कि किस शेड्यूल में, किस अनुसूची के जो एक्ट एंड रेगुलेशंस हैं उनको सेव करने के लिए आर्टिकल 31B को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 31B जो है इसमें जैसे 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस है उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था, जिससे कि कोई भी फंडामेंटल राइट अगर उसका कॉन्ट्रावेंशन होता है जो 9th शेड्यूल में एक्ट एंड रेगुलेशंस है उन सब के साथ में, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना ही उसको इनवैलिडेट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे स्टेट के बारे में पूछा गया, जो आर्टिकल 12 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि टेक्निकली एक फंडामेंटल राइट नहीं है बट फंडामेंटल राइट्स के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करता है। तो इसमें स्टेट के बारे में डेफिनेशन दिया जाता है, स्टेट को बेसिकली इसमें डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से कौन कौन सी चीजें स्टेट के इस कैटेगरी के अंदर आती हैं और कौन कौन सी नहीं आती हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टेट क्या होता है आर्टिकल 12 के अंदर, कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या फिर इंडिया के जो पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गई, जो भी लोकल बॉडीज या फिर कोई भी अथॉरिटी जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर है और इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो सब स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो उस बेसिस पे अगर हम इसके स्टेटमेंट को देखें तो पहला स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, सेकंड भी इसका सही हो जाएगा और थर्ड भी इसका सही हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, सो करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस सेगमेंट का, जो कि आर्टिकल 20 है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया, डबल जीओपार्डी हो गया, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इनमें से कौन सा पार्ट आर्टिकल 20 के अंदर नहीं आता है। तो आर्टिकल 20 में कई सारी चीजों के बारे में बात की जाती है, जैसे कोई भी पर्सन जो है उसको सेम ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, ना ही उसको पनिश किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पे आता है कि कोई भी पर्सन जो कि किसी ऑफेंस के लिए उसको अक्यूज किया गया है तो वहां पे उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो खुद के अगेंस्ट ही विटनेस बने। थर्ड प्रोविजन यहाँ पे एक इस चीज के बारे में भी बात की जाती है, जैसे कि मान लो कोई पर्सन है उसके द्वारा अभी जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक लॉ लाया गया है, उसके अंदर कोई चीज जो है वो कानूनी अपराध है, बट किसी पर्सन के द्वारा वो चीज की गई है 3 साल पहले और 3 साल पहले ये कानूनी अपराध नहीं था, तो इसको बैक डेट में जाके वहां पे उस पर्सन को सजा नहीं दी जा सकती, जिसको कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के नाम से जाना जाता है। और किसी पर्सन को खुद के अगेंस्ट विटनेस बनने के बारे में जो हमने बात की थी उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन के नाम से जाना जाता है। किसी भी पर्सन को एक
ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार पनिश नहीं किया जा सकता, उसको डबल जियोपार्डी बोलते हैं। तो ये तीनों चीजें जो हैं आर्टिकल 20 के अंदर आती हैं। बट जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये आर्टिकल 20 के अंदर नहीं, आर्टिकल 22 के सेकंड पार्ट में आती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। ओके, तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।